जी। हेलो स्टूडेंट्स, मैं दीपक आपके सामने एक नए चैनल से शुरुआत कर रहा हूँ जिसका नाम है बेसिक पाठशाला। बेसिक पाठशाला में एक्चुअली में हम लोग बेसिक का ही पढ़ाई करेंगे। हम वो पढ़ाई करेंगे जो बहुत बेसिक से शुरुआत होते हुए एडवांस लेवल तक जाए। ये इस चैनल का मोटो है। हमारा पहला टॉपिक जो हम पहले तैयारी करवाने जा रहे हैं वो है झारखंड पॉलिटेक्निक एग्ज़ाम का। झारखंड पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम जो कि शुरुआत होती है PECE के नाम पे, और ये PECE होती है पॉलिटेक्निक एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, जिसको कंडक्ट कराती है JCECEB, झारखंड कंबाइंड एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन बोर्ड। ये एग्ज़ाम लास्ट वीक जुलाई में हर साल होती है, जिसका फॉर्म फिलअप लगभग 8 जून से शुरू हो चुका है और जिसका लास्ट डेट 2 जुलाई है। यानी कि फॉर्म का स्टार्ट डेट है 8 जून और लास्ट डेट है 2 जुलाई। इसमें ये याद रखिएगा कि ये एग्ज़ाम को कोई भी दे सकता है, अगर वो 10th पास हो या 10th का अपीयरिंग भी हो। अपीयरिंग का मतलब होता है, इसको ज़रूर सुन लो, अपीयरिंग का मतलब उन स्टूडेंट्स के लिए होता है जो शायद कहीं से प्राइवेट में 10th देने वाले हो, लेकिन उसका रिज़ल्ट अगर एंट्रेंस एग्ज़ाम के काउंसलिंग के दिन तक आ जाए तो उसे कहते हैं कि उसने 10th उस समय पास कर लिया। अंतर होता है, झारखंड बोर्ड का रिज़ल्ट शायद पहले आ जाता है और अगर कोई प्राइवेट से देता है तो वो बाद में आता है। इसमें मिनिमम पासिंग मार्क्स आपका होना चाहिए 35%। ये सबके लिए, किसी भी कैटेगरी के लिए मिनिमम 35% के साथ ही शुरुआत होता है। झारखंड कंबाइंड में 2 चीज़ को ध्यान में रखना है। पहला चीज़ ये ध्यान में रखना है कि ये एग्ज़ाम का फॉर्म ऑनलाइन फिलअप ही होता है। ऑनलाइन फिलअप ही होता है कैटेगरी वाइज, यानी कि अगर वो सामान्य वर्ग का है या OBC में आता है या SC में आता है या ST में आता है, तो हर किसी का फॉर्म का जो प्राइस है वो अलग अलग है, हर साल अलग अलग हो जाता है। लेकिन फॉर्म फिलअप ऑनलाइन होता है, लेकिन एग्ज़ाम ऑफलाइन होता है। ये याद रखना है। ऑफलाइन का मतलब है कि आपको पेन और पेज से ही शुरू करना है। हाँ, बिल्कुल वैसा ही कि आपको बस MCQ जितना भी क्वेश्चन आता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, उसमें ये सिस्टम पे ही आप एग्ज़ाम देते चले जाना है। अब ये एग्ज़ाम लास्ट वीक ऑफ जुलाई में होगा, ठीक है। अगर हम ये कहें कि उनका कहना है कि 3rd वीक ऑफ जुलाई में लगभग एग्ज़ाम कंडक्ट होता है, और ये बात सही है कि हर साल लास्ट वीक ऑफ जुलाई में ही एग्ज़ाम होता है। इस साल तो शायद कोरोना वायरस के कारण सारा चीज़ लेट चल रहा है, कहना मुश्किल है कि ये 3rd वीक ऑफ जुलाई में होगा या 4th वीक ऑफ जुलाई में होगा, वह शर्त है, लेकिन ये एग्ज़ाम होगा ज़रूर, क्योंकि इसका फॉर्म निकल चुका है। तो झारखंड गवर्नमेंट भी पीछे नहीं हटेगी। अब हमें ये देखना है कि इसका तैयारी हमें शुरुआत कैसे करना है। जो सबसे शुरुआत चीज़ होता है वो होता है कि इस क्वेश्चन मार्क्स जो कभी नहीं बदला है वो ये है कि 150 मार्क्स का पूरा क्वेश्चन पेपर होता है, यानी कि ये पूरा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के नाम पे ही आता है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मतलब 1 नंबर का क्वेश्चन रहता है, 1 मार्क्स का सारा क्वेश्चन रहता है, जो टोटल 150 क्वेश्चन के साथ होता है, जिसे कहते हैं टोटल 150 मार्क्स। यानी कि 1 मार्क का क्वेश्चन, 150 क्वेश्चन, टोटल 150 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है। इस एग्ज़ाम में अगर हम ये कहें कि इसका जो एडमिट कार्ड है, ये बहुत लोगों का क्वेश्चन होता है, ये एडमिट कार्ड कब आता है। बहुत सा बार ऐसा होता है कि लोगों का एडमिट कार्ड नहीं निकल पाता है, ये भी हो जाता है कभी कभी, लेकिन ये याद रखिएगा, ये बहुत कम लोग जानते हैं। एडमिट कार्ड हमेशा एग्ज़ाम के 4 दिन पहले एडमिट कार्ड आना शुरू हो जाता है। ऑनलाइन में ही एडमिट कार्ड मिलता है, आप उसको ऑनलाइन से प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, ठीक है। अब इस एग्ज़ाम में क्या पूछता है, किस तरह का क्वेश्चन पूछता है, इसका तैयारी कैसे करना है, वगैरह वगैरह। मैं आपको एक बात बता दूँ, बहुत से स्टूडेंट्स होंगे जो बड़े शहर से होंगे, जैसे रांची के होंगे, धनबाद के होंगे, और बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो गांव से होंगे। बहुत किसी के पास किताब अवेलेबल नहीं हो पाता होगा, बहुत किसी के पास अच्छे किताब भी होंगे।
मेरा बेसिक क्राइटेरिया यही रहेगा कि सारा तैयारी ए से लेके जेड तक, यानी कि 1 से लेके 100 तक पूरा का पूरा तैयारी एक चैनल के माध्यम से ही मैं करवाऊंगा। इसका मतलब ये है कि पहले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के पहले हर एक चैप्टर का भी पढ़ाई होगा और साथ में क्वेश्चन आंसर भी होगा। ये गारंटी रहेगा कि हर एक क्वेश्चन का आंसर आपको मालूम हो। 99% मेरा भी मेहनत रहेगा, 99% आपका भी मेहनत रहेगा, 1% रहता है वो होता है लक। ये लक कब फेवर करता है ये हमें नहीं मालूम, लेकिन ज़रूर करता है। इस एग्ज़ाम में सबसे पहला चीज़ है कि ये फॉर्म का डेट निकल चुका है। फॉर्म का लास्ट डेट 2 जुलाई को है, ये सब हम जान गए। एग्ज़ाम लास्ट वीक ऑफ जुलाई में होगा, ये भी हम जान गए। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये भी हम जान गए। एक चीज़ दिमाग में आता है कि हम पॉलिटेक्निक करने जा रहे हैं, तो क्या ये सिर्फ टेक्निकल लोगों के लिए है? क्या इसमें सिर्फ टेक्निकल लाइन के लोग ही जा सकता है? ऐसा नहीं है। इसमें आप फॉर्म में ही देखिएगा, ये नॉन टेक्निकल लाइन भी आता है। ये नॉन टेक्निकल लाइन क्या है और टेक्निकल लाइन क्या है? टेक्निकल लाइन वो हो जाता है जो इंजीनियरिंग से रिलेटेड होता है, और वो हो गया मैकेनिकल, सिविल, माइनिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। ये सारा टेक्निकल लाइन में आता है। कुछ स्ट्रीम्स ऐसा है जो नॉन टेक्निकल में आ जाता है, और वो हो जाता है कैटरिंग, वो हो जाता है फार्मेसी। ये सब वो लाइन है जो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। होटल एंड टूरिज्म, ये भी एक है इसमें स्ट्रीम। यानी कि अगर आप इसका इंट्रेंस निकालते हैं, अगर मान लीजिए आपका 150 में से मान लीजिए कि कट ऑफ मार्क्स जनरल का रहता है लगभग 110 रहता है। अब उसी जनरल का 111 अगर आता है तो वो निश्चित सा बात है कि टोटल अगर 140 कोई हाईएस्ट मार्क्स लाया है, हाईएस्ट मार्क्स पूरे एंट्रेंस में हाईएस्ट मार्क्स 140 लाया है, और सब का सब टेक्निकल लाइन भरने लगेगा, तो निश्चित है कि सारे सीट फिल होने लगते हैं। काउंसलिंग का मतलब यही होता है। तो जो लास्ट में 111 में आता है उनके पास नॉन टेक्निकल लाइन्स आता है, जैसे कैटरिंग, फार्मेसी, होटल टूरिज्म वगैरह वगैरह सब रहता है। अप्रॉक्स 10,250 सीट्स के साथ ये एग्जाम होता है। बहुत लोग इसको 11,000 सीट्स भी लेके जाता है। डिपेंड करता है साल दर साल, सीट्स भी थोड़ा बहुत प्लस माइनस होता है, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि लगभग 10,500 का सीट्स का एग्जाम होता है। अपीयरिंग कैंडिडेट हर साल अलग अलग होता है, हमें नहीं मालूम कि कितने स्टूडेंट्स इसमें अपीयर करते हैं, पर लगभग 10,500 सीट्स के साथ एग्ज़ाम कंडक्ट होता है। अब इसमें सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि ये एग्ज़ाम कौन करवाती है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है, जो लोग परेशान रहते हैं कि अगर हमारा एडमिट कार्ड नहीं आता है, या मान लीजिए कि हमारा एग्ज़ाम हो चुका है, काउंसलिंग कब होगा या एग्ज़ाम का डेट कब आएगा, तो एक हेल्पलाइन नंबर है झारखंड गवर्नमेंट ने, जो आपका पॉलिटेक्निक एंट्रेंस को कंडक्ट करने जा रही है, JPCEB, उसका एक हेल्पलाइन नंबर है, उसको ज़रूर नोट कर लीजिए। वो है 9264473893, और एक और हेल्पलाइन नंबर है 9264473891। ये JCECEB बोर्ड का फ़ोन नंबर है। इस फ़ोन नंबर से ऐसा कहा गया है कि इस फ़ोन नंबर से आपको सारी जानकारी जैसा भी वो मिल जाती है। अब इसमें ये होता है कि इस एंट्रेंस एग्ज़ाम में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ रहेगा वो ये है कि इसे कौन कैंडिडेट दे सकता है, एज ग्रुप क्या होना चाहिए, कितने एज के लोग दे सकते हैं, वगैरह वगैरह, इसका सेंटर कहाँ पर है। तो आइए हम और आप लाइन बाय लाइन इसका तैयारी करें कि इसे कौन कैंडिडेट एग्ज़ाम दे सकता है। एक्चुअली में क्या है कि अगर कोई बिहार का है, कोई बंगाल का है, कोई उड़ीसा का है, अब वो सोच रहा है कि मैं डिप्लोमा का एग्ज़ाम या पॉलिटेक्निक का एग्ज़ाम झारखंड का मैं भी दूँ, तो उसका क्राइटेरिया क्या है वो ध्यान से सुन लीजिए। सबसे पहला चीज़ है कि अगर कैंडिडेट, अगर मान लीजिए कि जो भी कैंडिडेट है जो एग्ज़ाम देने वाला है, या तो उसका परमानेंट रेसिडेंट झारखंड का हो, उसका अपना घर झारखंड में हो, या
मैंने बोला या, और नहीं, या अगर उसके फादर या कोई भी जिनके साथ वो रहता है, ठीक है, अपनी माँ के साथ भी रहता है, अपने पिता के साथ रहता है, अपने भाई के साथ रहता है, कोई भी किसी के साथ रहता है, अगर उसका गार्जियन, कहा जाता है कि गार्जियन से भी बड़ा चीज होता है माँ बाप। अगर माँ बाप के साथ में अगर कोई माँ या बाप उनके सेंट्रल गवर्नमेंट में जॉब करते हैं, मैंने बोला सेंट्रल गवर्नमेंट में अगर जॉब करते हुए अगर उनका पोस्टिंग झारखंड में हो तो वो एंट्रेंस एग्जाम दे सकता है। या अगर वो उनके वार्ड, उनके फादर मदर गार्जियन जो भी है, अगर वो स्टेट गवर्नमेंट के किसी तरह का नौकरी करते हैं जो झारखंड गवर्नमेंट के अंतर्गत में आता है, जो झारखंड गवर्नमेंट के अंतर्गत में आता है, ऐसा कोई भी नौकरी, जैसे झारखंड स्कूल में टीचर हो या झारखंड स्कूल में कोई नौकरी करते हुए किसी भी तरह का म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में हो जो झारखंड के अंदर में आता है, उनके बच्चे, उनके वार्ड ये एग्ज़ाम को कंडक्ट दे सकते हैं। अदरवाइज ये 3 क्राइटेरिया के अलावा अभी तक ऐसा कोई क्राइटेरिया झारखंड गवर्नमेंट ने नहीं निकाला है, क्योंकि बिहार का भी अलग अपना पद्धति होता है, हर स्टेट का अपना अपना पद्धति होता है। जो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये होता है कि इसका एज लिमिट क्या होता है, इस एग्ज़ाम का एज लिमिट क्या है, कौन सा स्टूडेंट कितने एज का होगा जब ये फॉर्म को फिलअप कर सकता है। तो इसमें एज लिमिट कोई नहीं रहता है, नो मिनिमम एज लिमिट। अगर वो 14 साल का भी है और उसने 10th का बोर्ड पास कर लिया है मान लीजिए, तो वो एग्ज़ाम को दे सकता है, बशर्ते उसको 35% आया हो। यदि वो बच्चा अपीयरिंग भी हो, अगर वो 10th को प्राइवेट तरीके से शायद दे रहा हो या किसी भी बोर्ड से दे रहा हो, झारखंड से रिलेट करता हो, काउंसिलिंग के टाइम में, इस एग्ज़ाम के काउंसिलिंग के टाइम में उसका अगर रिजल्ट आ जाता है तो वो भी इस एग्ज़ाम को, इस फॉर्म को भर सकता है। सबसे बड़ा चीज़ है कि एक डिपार्टमेंट होता है, ये बहुत कम लोग जानता है, वो होता है माइनिंग। माइनिंग का स्कोप बहुत है, ये मैं बाद में बताऊंगा कि किस डिपार्टमेंट का कितना स्कोप है। माइनिंग का भी स्कोप बहुत है। माइनिंग डिपार्टमेंट को वही दे सकता है जिसका कम से कम 17 साल का उम्र हो। कब? 2 जुलाई 2020 को अगर वो 17 साल का कंप्लीट हो रहा हो, उसका एज अगर 2 जुलाई तक में उसका पूरा उम्र 17 साल में आ रहा हो। ऑनलाइन जब आप फॉर्म भरेंगे तो उसमें मेंशन रहता है, आप जैसे ही अपना डेट ऑफ बर्थ डालते हो तो वो खुद ही जोड़ लेता है वो कितने साल का हो गया। अगर 17 साल का हो गया तभी आप माइनिंग को भर सकते हैं, अन्यथा माइनिंग डिपार्टमेंट उससे कम उम्र के लोगों के लिए नहीं है। अब इसका सेंटर्स कहाँ होता है? ऑफलाइन एग्जाम होता है, ऑनलाइन फॉर्म फिलअप होता है, इस बात का ध्यान रखना है। ऑनलाइन एग्जाम होता है तो उसका फॉर्म फिलअप होता है, और ऑफलाइन एग्जाम होता है। तो ऑफलाइन एग्जाम का सेंटर कहाँ पे होता है? तो टोटल अभी तक 7 सेंटर का निर्माण हुआ है। हो सकता है आगे चल के फॉर्म फिलअप के बाद किसी भी तरह का, क्योंकि अभी कोरोना का समय, कहना मुश्किल है क्या होगा नहीं होगा, हो सकता है एग्जाम का डेट आगे बढ़ जाए, अभी कुछ भी कहना नामुमकिन है। लेकिन फिलहाल फॉर्म का डेट तो 8 जून से स्टार्ट हो चुका है, फॉर्म फिलअप भी शुरू हो चुका है। 7 सेंटर में से पहला सेंटर इसका होता है रांची, जो झारखंड की राजधानी भी है। दूसरा सेंटर सबसे बड़ा है वो होता है हजारीबाग। तीसरा सेंटर जो इसका है वो है जमशेदपुर। चौथा सेंटर जो इसका आता है वो आता है धनबाद। 5वां सेंटर हो गया दुमका। 6ठा सेंटर हो जाता है चाईबासा, और 7वां सेंटर हो जाता है बोकारो। चाईबासा थोड़ा रिमोट एरिया में भी आता है, वहाँ का भी लोग फॉर्म भर सकता है। उधर से आपका संथाल परगना के एरिया में दुमका आ जाता है नज़दीक में, धनबाद आ जाता है नज़दीक में। मेन सेंटर में अगर आप रहते हो तो रांची है, हजारीबाग है, जमशेदपुर है, आप कहीं पे भी फॉर्म भर सकते हो। इसमें एक चीज़ और है कि आप कोई भी 2 लोकेशन फॉर्म भरने के टाइम पे, ऑनलाइन फॉर्म भरने के टाइम पे कोई भी 2 लोकेशन को आप चूज कर सकते हो, और ये डिपेंड करता है कि वो लोग कौन सा सेंटर आपको दें। अगर आपने रांची और हजारीबाग को फिल किया है तो ये झारखंड बोर्ड गवर्नमेंट के अंदर में आता है, झारखंड पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम जो कंडक्ट करा रही है उसके अंतर्गत में आता है कि वो आपको कौन सा
सेंटर को दे। जो पहले फॉर्म भरता है ना, जितना जल्दी आप फॉर्म भरिएगा उतना चूज किया हुआ आपको सेंटर्स मिल जाता है। और जो लास्ट वे में जब अगर फॉर्म भरते हैं उसमें अगर आप रांची और हजारीबाग को भी फिल करते हैं, कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आपको सेंटर जमशेदपुर देते हैं। इसीलिए जितना जल्दी हो जाए उतना जल्दी फॉर्म भरना चाहिए। कभी लेट या लास्ट डेट का तैयारी नहीं करना चाहिए कि मैं लास्ट में भरूंगा। किसी भी तरह का होता है क्या ना कि ऑनलाइन में कभी कभी नेट स्लो हो जाता है, कभी फॉर्म फिलअप नहीं हो पाता सकता है। तब आप अगर आप सोचेंगे भी कि मैं रांची जाके फॉर्म भर दूँ, जो डिपार्टमेंट है, बोर्ड है, वहाँ जाके फॉर्म भर दूँ, तो ऑफलाइन फॉर्म नहीं फिलअप होता है। उस समय आप लोग परेशान हो जाएंगे। तो जितना जल्दी हो जाए फॉर्म को फिलअप कर दे अगर आपको ये एग्ज़ाम देना है। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हो जाता है वो हमारा हो गया एग्ज़ाम का पैटर्न। एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होता है, मतलब ये कि एग्ज़ाम कैसा रहता है, हमें तैयारी क्या करना है, इसमें क्या क्या पूछता है, और एग्ज़ाम के पैटर्न में हमें तैयारी में किस तरह का तैयारी करें कि एग्ज़ाम के पहले। मेरा हमेशा ये सोच है कि अगर मैं आप लोगों का तैयारी ऐसा करवा दूँ कि एग्ज़ाम के 10 दिन पहले या 8 दिन पहले आपका सारा तैयारी कंप्लीट हो गया, आप लोग रिलैक्स हो गए हो, आप लोग रिवीजन करके रिलैक्स हो गए हो, तब आपको ये महसूस होता है कि हाँ हम लोग कट ऑफ के ऊपर का लिस्टिंग का पहुँचते हैं। मैं एक बात बताता हूँ, कभी भी आप कोई भी एंट्रेंस एग्जाम दो अपने लाइफ में, मैंने भी दिया है, सबने दिया है। मेरा एक सोच है कि अगर 150 मार्क्स का क्वेश्चन है, मान लीजिए 150, मानना क्या यही आने वाला है। अगर हमें मालूम है कि पिछले साल का कट ऑफ, जनरल कट ऑफ 108 था, या उसके पहले का 106 था, या मान लीजिए उसके 104 था, सबसे पहले सोचना है कि हमें कैसे भी करके 115, अगर जनरल में है तो 115 मान के चलिए, और उसी तरह से डिक्रीज कर दीजिए। लास्ट फेज में अगर एसटी कैंडिडेट है तो भी 100 मार्क्स मिनिमम, पहले पासिंग मार्क्स अपना ये मान लीजिए। आपका तैयारी ऐसा हो, और एग्जाम के दिन में जितना आपको समय मिला है, 2.5 घंटे का समय मिलता है लगभग, क्योंकि 150 मिनट का भी समय मिलता है। तो अगर मान लीजिए 150 मार्क्स का 150 मिनट, जिसको पूरा कहेंगे 2.5 घंटे का एग्जाम है पूरा, हमें ये कोशिश करना है कि पहले 2 घंटे में हम लोग कट ऑफ तक पहुंच जाए। अगर आप पहले के 2 घंटे में कट ऑफ को क्रॉस कर गए, बेशक मैं कहता हूं कि अगर आपने 115 को टच कर लिया 2 घंटे के दरमियान में, मान लीजिए ऐसा तैयारी हो, तो 110% होता है कि आपका एंट्रेंस एग्जाम निकलना फुल प्रूफ प्लान है। आपको चॉइस मिलेगा काउंसलिंग में कि आप कौन सा स्ट्रीम लेना चाहते हैं, कौन सा इंस्टीट्यूट से आप करना चाहते हैं। कभी कभी काउंसलिंग में क्या होता है कि हम लोग ये सोचते हैं कि हमारा मैकेनिकल मिल जाए, और मिल जाता है मान लीजिए इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, कैंडिडेट बहुत अच्छा है, कैंडिडेट मैकेनिकल या ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में बहुत अच्छा कर सकता था, उसे एक्सपीरियंस भी है, क्योंकि इस एग्जाम में किसी भी तरह का नो एज लिमिट है। तो इसमें 30 साल का भी बंदा एग्जाम दे सकता है। अगर वो मैकेनिक में 10 साल से काम कर रहा मान लीजिए, तो वो मैकेनिकल में बहुत अच्छा कर सकता है। ये तब उसको मैकेनिकल मिल सकता है, या कोई भी स्ट्रीम। होता क्या ना कि अच्छा इंस्टीट्यूट का अच्छा स्ट्रीम पहले फिल होता है। क्यों होता है? क्योंकि कैंपस सिलेक्शन भी कुछ होता है। अगर मान लीजिए कि टाटा मोटर्स कैंपस सिलेक्शन में सारे मैकेनिकल्स को हर साल ले लेती है, तो मैकेनिकल डिपार्टमेंट सबसे क्रीम डिपार्टमेंट कहा जाएगा। अगर मान लीजिए सैमसंग कंपनी इलेक्ट्रॉनिक के सारे बंदे को ले जाएंगे तो वो क्रीम कहलाएगा। तो सबसे पहले ये ज़रूरी है कि 2 घंटे के दरमियान में अगर हम अपना पर्सनल कट ऑफ 115 मान के चल रहे हैं, भले झारखंड गवर्नमेंट सोच रही हो कि 110 होगा या 108 होगा, वो डिपेंड करता है, हर साल अलग अलग होता है। अगर 115 मान के चलते हैं 2 घंटे में, तो 110% है कि हमारा इंटरेस्ट निकलना उसी समय, उसी एग्जाम के बीच में। तैयारी भी हम लोग ऐसा करेंगे कि कोशिश करेंगे कि 2 घंटे में हमारा एग्जाम पूरा कंप्लीट हो जाए, क्योंकि हाफ एन आवर अगर हम लोग रिवीजन को देते हैं, अगर हम लोग अभ्यास को देते हैं कि वापस से हम देख लें कि कुछ गलत तो नहीं कर दिया, कुछ त्रुटि तो नहीं हो गया। कभी कभी कोई लोग आंसर शीट को जब फिल करता है तो कहीं अपना नाम, कहीं अपने पिता का नाम या कुछ भी पूछा हो, उसमें कुछ भी गड़बड़ी कर दी है तो उसको रिजेक्ट कर दिया। तो वो चीज़ में भी कुछ समय चाहिए। शुरू में भी आप अगर आप फिलअप करने के बाद अगर लास्ट आवर में भी अगर आप देख ले रहे हो, तब आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाता है। एक चीज़
जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो ये है कि 150 मार्क्स का क्वेश्चन है टोटल। अब 150 मार्क्स के एग्जाम में 1 मार्क्स का पर क्वेश्चन होता है, यानी कि एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है। इसमें एक चीज और है, 0.25 मार्क्स जो है वो नेगेटिव हो जाएगा अगर आप क्वेश्चन को गलत कर दिए। इसको बहुत अच्छे से सीखते हैं, ये टॉपिक को सीखना बहुत ज़रूरी है। मान लीजिए कि 1 2 3 4 5 6 7 ये 4 क्वेश्चन का आंसर आप जानते भी है, नहीं भी जानते हैं। मान लीजिए कि 1 2 3 आप बिल्कुल सही तरीके से जानते हैं, 4 5 6 आपको लगा शायद हो सकता है, आपने बोला शायद हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, आपने एग्जाम के आवर में ऊपर टिक कर दिया। 7 को आपने शायद मान लीजिए आपने छोड़ दिया, आपने सोचा इसका आंसर मुझे नहीं मालूम, मुझे नहीं पता क्या होगा। अब इसका रिजल्ट क्या होगा मैं बताता हूँ। आउट ऑफ 7 में सबसे पहले आपने एक क्वेश्चन छोड़ दिया, तो 7 में से आप तो 6 के भीड़ में आते हैं, ठीक है। 6 के भीड़ में 3 आपका अगर सही हुआ तो 3 तो आपको मिलेगा प्लस। अब इस 3 में आपने सोचा था 4 5 और 6 में सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। तो अगर गलत हो गया तो 0.25 मार्क्स कट जाएगा, यानी कि इसको ऐसे करेंगे -0.25 इंटू 3। अगर 3 गलत हो गया, तीनों का तीनों गलत हो गया, 4 5 6 अगर तीनों का तीनों गलत हो गया तो -0.25 इंटू 3, यानी कि हो जाएगा 3 प्लस ऑफ -0.75। अब 3 में से इतना माइनस कर दिया जाएगा तो आपको आता है लगभग 2.25 आउट ऑफ 7, मतलब 7 में आपको आया 2.25। फिर से मैं बता देता हूँ, 7 क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन आपने छोड़ा, 3 क्वेश्चन आपने तुक्के में लगाया, 3 क्वेश्चन आपका बिल्कुल सही था जो आप जान रहे थे, तो 3 तो आपको मिला, प्लस ये जो 3 तुक्का है, अगर ये तीनों तुक्का गलत हो गया तो -0.25 इंटू 3 हो जाएगा, यानी कि -0.75, ये इसके साथ माइनस होकर के 2.25 आउट ऑफ 7 आ जाएगा। अब आपको सोचना है, एग्जाम के टाइम पे होता क्या है ना कि आपको बस वही 2.5 घंटा मिलता है अपने फ्यूचर को प्लान करने का। या तो किसी का होता है, किसी का नहीं होता है। जिसका तैयारी बहुत अच्छे से होता है उसका तुक्का कभी नहीं रहता है, वो 6 का क्या 7 का 7 जानता है। कभी कभी तुक्का लोग लगाता है, कब लगाया जाता है मैं आपको अभी भी बताता हूँ। तुक्का कभी इस्तेमाल किया जाता है, मैंने मना नहीं किया, लेकिन कब करना है, जब आप कट ऑफ पूरा अपना पर्सनल क्रॉस कर लिए 115, उसके बाद भी आप लगभग 3-4 क्वेश्चन का सवाल आप जानते हो, 4 या 5 तक का जानते हो, उसके बाद 2-3 क्वेश्चन को अगर आपको लगे कि शायद इसमें हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, वहाँ पर इस्तेमाल कीजिए। कभी कभी तुक्का भी सही हो सकता है, कह नहीं सकते, लेकिन यहाँ तक नहीं, 115 तक बिल्कुल नहीं, वरना ये आपको 75 70 60 तक पहुँचा देगा। पता नहीं उस समय सीट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्या होगा, ये कोई नहीं, कोई भी टीचर या कोई भी इंस्टीट्यूट आज के डेट में बोल रहा हो तो वो गलत बता रहा है, सीधी सी बात है, गलत बता रहा है। सब डिपेंड करता है आपके कट ऑफ मार्क्स पर, आप क्या कर रहे हैं। कोई इंस्टीट्यूट कुछ नहीं करता है, मैं भी एक चैनल चला रहा हूँ, मैं एक चैनल के माध्यम से आपसे जुड़ा हुआ, कोई इंस्टीट्यूट कैसे भी जुड़ रहा हो, लेकिन डिपेंड करता है कि आपकी तैयारी कैसी है। आपको सोचना है कि आपको कौन सा स्ट्रीम लेना है और आपको कितना मेहनत करना है। मेहनत जब मैं कर रहा हूँ तो आप क्यों नहीं करोगे, आपको भी करना पड़ेगा। अगर आप इस चैनल के माध्यम से जुड़ते हो, इस चैनल के माध्यम से दिन और रात एक कर देते हो, तो मैं भी दिन और रात एक कर देता हूँ। मैं भी कोशिश करूंगा कि 15 के 15 दिनों में आपकी भी तैयारी पूरी की पूरी कंप्लीट हो जाए और आपके पास इतना समय रहे कि 115 के बाद भी आपको तुक्का मारने का ज़रूरत ना पड़े। ये मेरी तरफ से कोशिश तो ज़रूर रहेगी, आपकी भी मेहनत बहुत ज़रूरी है कि आप कितना मेहनत करते हो। अब इसमें एक चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट है, वो ये है कि 150 मार्क्स के क्वेश्चन में आप सबको मालूम होगा, आप लोग सब स्मार्ट हो, ऐसा नहीं है कि आपको नहीं मालूम होगा, पर फिर भी मैं बता देता हूँ। फिजिक्स 50 मार्क्स का रहता है, ये रहता ही है, कंपलसरी है। केमिस्ट्री
ये भी 50 मार्क्स का रहता है, कंपलसरी है। और एक लास्ट है, वो है हमारा मैथमेटिक्स, ये भी 50 मार्क्स का रहेगा, ये भी कंपलसरी है। कहा तो यही गया कंपलसरी है, हर साल यही आता है, मैं भी यही बोलूँगा कि कंपलसरी है। चल, तो फिर मैं ये देखता हूँ कि 150 मार्क्स के क्वेश्चन में आपका तैयारी कितना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो यहाँ पे भी लोग बहुत गलत करता है, झारखंड बोर्ड मेरे ख्याल से भी नहीं, सही मायने एक पासिंग मार्क्स होता है। ये क्या होता है ये मैं बताता हूँ, ये एक छुपा हुआ चीज है, ये कहीं नहीं लिखा हुआ क्या होता है। बहुत सारा लड़का लोग सोचेगा कि फिजिक्स केमिस्ट्री में 50 आउट ऑफ 50 मेरा तो तय है, मैथ्स छोड़ दो, मैं बनाऊंगा ही नहीं, तब आपका एंट्रेंस में नहीं होगा। एंट्रेंस का भी एक पासिंग मार्क्स होता है, वो होता है, मान के चलिए, मानना भी नहीं है, सही में होता है 20 मार्क्स ईच आपको लाना ही लाना है। मतलब फिजिक्स में आपको 20 रखना ही रखना है, केमिस्ट्री में भी 20 रखना ही रखना है, मैथ में भी आपको 20 रखना ही रखना है। इसके मतलब ये कहना है कि अगर ये नहीं आता है और आप ये फिजिक्स और केमिस्ट्री में 100 ले आए या 100 में 90 ले आए और मैथ्स को आपने टच नहीं किया, तो ऐसा मत समझिएगा कि आपका एंट्रेंस में हो जाएगा, नहीं होगा, किसी भी कारण से आपका नहीं होगा। आपको तीनों को लेकर के 20 तो लाना ही लाना है। या मान लीजिए अगर उनका मूड किया, या कभी कभी ऐसा होता है अपीयरिंग कैंडिडेट अगर ज़्यादा होता है तो 20 लेके चलता है, अपीयरिंग कैंडिडेट कभी कभी कम होता है, ऐसा मैंने सुना है, मुझे भी कंफर्म इस चीज़ में कोई बोर्ड नहीं बताता है। ये कुछ बातें होती है जो बोर्ड तक रह जाती है। अगर अपीयरिंग कैंडिडेट कम हो जाता है कभी किसी कारण से, ऐसे तो होगा नहीं, हमारे देश का पॉपुलेशन इतना ज़्यादा है, मैंने क्या बोला, इतना ज़्यादा है कि वो 20 रहेगा ही, कभी कभी कम हो गया तो शायद 18 कर दे, तो ये ऊपर वाले के ऊपर है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस साल पे अपीयरिंग कैंडिडेट कम रहने वाला है, ज़्यादा ही कुछ होगा। कोरोना का तैयारी भी लोगों ने बड़ा जम के किया हुआ है, कोरोना में बैठे बैठे लोगों ने अप्रैल मई जून बहुत सारे किताब आते हैं, मैं किसी किताब का नाम तो नहीं लूँगा, मैं कभी बोलूँगा ही नहीं आपको कि वो किताब गलत है वो किताब सही है, मैं कभी भी नहीं बोलूँगा कि वो इंस्टीट्यूट गलत है या वो इंस्टीट्यूट सही है, चैनल वगैरह कुछ नहीं। मेरा काम है तैयारी करवाना, आपका काम है तैयारी करना, डैट्स ऑल। मुझे किसी से कोई मतलब नहीं, आपको भी किसी से मतलब नहीं रहना चाहिए। तैयारी ऐसा कीजिए जो एक ट्रैक में हो, एक माध्यम से चले, एक सुर में चले, बिल्कुल हो। हर इंस्टीट्यूट भी यही चाहता है, कोई भी इंस्टीट्यूट हो, चाहे वो गांव का इंस्टीट्यूट हो या शहर का इंस्टीट्यूट हो, कोई चैनल हो, कुछ भी हो, हमेशा चाहता है कि उसका स्टूडेंट्स, उससे जुड़े हुए जो भी लोग हैं वो पास करें। बशर्ते वो टीचर भी, वो इंस्टीट्यूट भी मेहनत करता है, बहुत मेहनत करता है, और मेहनत सब करता है। मैं कभी किसी किताब को नहीं बोलूँगा कि वो पब्लिकेशन गलत है या वो पब्लिकेशन गलत है। होता क्या है ना, तैयारी के समय में लोग इतना ज़्यादा किताब खरीद लेता है, कभी कभी इतना ज़्यादा नोट्स बना लेता है कि कंफ्यूज हो जाता है कि इसका आंसर ए है या बी। पर मेरा ये सोचना है कि अगर आप एक माध्यम से चलते हैं, एक तरीके से चलते हैं, तो ये फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ आपके सामने छोटा है, कुछ भी नहीं है, आप इसको आराम से निकाल सकते हैं। आप जरा सोचो, अगर आप इसको आसान अगर नहीं बनाओगे तो आप 3 साल का तैयारी पॉलिटेक्निक में जो एग्जाम दोगे वो कैसे दोगे? अगर आप इसी को टफ समझ लोगे तो फिर आप पॉलिटेक्निक पास कैसे करोगे? तो ये तो बहुत जरूरी है, इसको तो हल्का मानना है। इसके लिए आपको 50,000 रुपये खर्च नहीं करना है या उतना किताब नहीं खरीदना है, सिंपल सा एग्जाम है यार, इसको बहुत ईजी तरीके से तैयारी होता है इसका। लेकिन समय और नियम का कानून जिसने माना, जैसा मैं बोलूँ बिल्कुल वैसा आप अगर आप तैयारी करते हो तो ये मुझे मालूम है कि आपका इंटरेस्ट में होना तय है। मैं अपने तरफ से क्या करता हूँ मैं बता देता हूँ। हम लोग तैयारी कैसे करेंगे? हम लोग तैयारी करेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग, सिलेबस जो दिया हुआ है। हम लोग सिलेबस फिजिक्स का पूरा करेंगे, केमिस्ट्री का पूरा करेंगे और मैथ्स का भी पूरा करेंगे। मैं एक बात बताऊं, बहुत अच्छे से बात बताऊं, बहुत सा लोग 10 किताब को उठाएगा, 10 साल का उठाएगा, उसको जितना भी उसका MCQ यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जितना है सबका रिवीजन करेगा, एग्जाम दे देगा। कभी कभी हो भी जाता है,
ऐसा नहीं है, अगर पूछ लिया तो हो जाएगा। पर झारखंड गवर्नमेंट, झारखंड बोर्ड इतना भी हल्का में मत लीजिए। मैं बताता हूँ कैसे होता है। एक छोटी सी बात है, आपको तो समझ आ जाना चाहिए। अगर आप समझ गए तो आप जीनियस, और अगर मैं समझा पाया तो मैं जीनियस। मैं बताता हूँ, अगर मान लीजिए कि आप 1 मार्क्स के क्वेश्चन के पीछे भाग रहे हो कि भाई मैं उतना नहीं पढ़ूंगा, मैं 1 मार्क्स का क्वेश्चन जितना उधर टिक लगाऊंगा, किताब से बीच बीच से निकालूंगा, वो सागर से मोती निकालूंगा, वही मोती में से पूछेगा। हो सकता है उसका तुक्का तैयारी में भी फंस जाए, लेकिन वो तुक्का होता है, वो कभी तैयारी नहीं होता है। तैयारी कैसे करना मैं बताता हूँ। अगर आप सब्जेक्ट वाइज, पूरे विषय के वाइज जितना भी दिया हुआ है, तो सबको अच्छे तरीके से समय देकर आप तैयारी करते हो। और अगर आप न्यूमेरिकल बनाते हो, मैं आपको फिर से बोलता हूँ, वैसी इंसान का होगा एंट्रेंस में जो न्यूमेरिकल बहुत बनाएगा। जो ज़्यादा न्यूमेरिकल बनाएगा उसको कभी डरने का ज़रूरत नहीं है, ये मैं चैलेंज बोलता हूँ। न्यूमेरिकल में सब कुछ छुपा हुआ है। न्यूमेरिकल में ही हम लोग अपने लाइफ में करते क्या है, एक बात बताइए, हम और आप, अभी मैं एनर्जी लगा रहा हूँ ना, एनर्जी लगा रहा हूँ, मैं एनर्जी का डिफिनेशन तो नहीं बोल रहा हूँ, मैं कितना एनर्जी लगा रहा हूँ। अगर मैं आधे घंटे से बोल रहा हूँ तो मेरी कितनी एनर्जी लगी, ये कैलकुलेशन से होता है। आधा घंटा इतना एनर्जी इज इक्वल टू इतना टाइम। तो लाइफ में जब हम लोग न्यूमेरिकल करने वाले हैं तो न्यूमेरिकल से भी घबराना नहीं है, वो मैं तैयारी करवाऊंगा। जो इंसान न्यूमेरिकल तैयारी ज़्यादा करता है उसको MCQ यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 1000% गारंटी उसका हो जाएगा। और जो इंसान किताब के बीच से वो मोती चुराता है ना, तो कहते हैं चुराना, निकालना नहीं, निकालता वो है जो पूरा सागर को पार करता है। मोती चुराता वो है जो बीच से निकालता है। हो सकता मोती मिल जाए, मुझे नहीं मालूम भाई, मैंने तो ऐसा नहीं किया। मैं तो आपको एक सही तरीका बताऊंगा कि पूरे सागर को आप निकालो, कुछ नहीं होगा, सागर पार हो जाता है। हर कोई सागर पार कर लेगा, कोई बड़ा चीज़ नहीं है, पर समय देते जाइए, टाइम टू टाइम। बहुत सारे लोग कुछ छोटा मोटा काम करते हुए भी पढ़ाई करता है, बहुत लोग घर पे रह के, अभी तो लगभग सब कोई घर पे ही है। तो आपको तैयारी भी एक समय सीमा के साथ करना है, टाइम टेबल के साथ करना है। हर चीज़ का टाइम टेबल होता है, टाइम टेबल बना के कीजिए। ये न्यूमेरिकल अगर नहीं होगा तो फिर मैं हूँ ना, मैं सारा चीज़ A to Z आपको तैयारी कराते चला जाऊँगा। न्यूमेरिकल जितना ज़्यादा, बड़ा से बड़ा न्यूमेरिकल, जिसने, अगर मान लीजिए मैथ्स का ट्राइगोनोमेट्री चैप्टर, मान लीजिए ट्राइगोनोमेट्री चैप्टर को अगर आप बड़े से बड़ा क्वेश्चन को, अगर मान लीजिए 5 मार्क्स का क्वेश्चन जो आपके 10th बोर्ड के एग्जाम में पूछता है, मान लीजिए 5 मार्क्स का, अगर 5 मार्क्स 6 मार्क्स का क्वेश्चन का अगर आप तैयारी करके जाओगे तो आपको 1 मार्क्स का क्वेश्चन उसमें बहुत छोटा नजर आएगा। अदरवाइज अगर आप सिर्फ 1 मार्क्स का तैयारी करके जाओगे तो आपका एंट्रेंस में नहीं होगा, कभी नहीं होगा। तो आपको करना क्या है कि बड़ा बड़ा न्यूमेरिकल को टच करना है। थ्योरी भी हम करवाएंगे, ऐसा नहीं है कि थ्योरी नहीं करवाएंगे, ऐसा नहीं है। मेरा सोच है थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल इज इक्वल टू सक्सेस। यही एक मंत्र है। अगर MCQ 1 मार्क्स को अगर निकालना है तो मेरा बात मान लीजिए कि आपको थ्योरी और न्यूमेरिकल दोनों लेके चलना है। ये MCQ आप 1.5 घंटे में खत्म कर दोगे। मैं बोल रहा हूँ 1.5 घंटे में खत्म हो जाएगा, क्योंकि वो आपको हल्का नजर आएगा। और जब तक आपको हल्का नजर नहीं आएगा तो आप एग्जाम में घबरा जाओगे, समझ में नहीं आएगा अब क्या करें, मैथ्स बन नहीं रहा है, साइंस बन नहीं रहा है, या फिजिक्स बन नहीं रहा है, सब बन जाता है। पर आप आराम से थ्योरी और न्यूमेरिकल का तैयारी कीजिए। मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें। हर दिन आपको नए चैप्टर का एक एक चैनल के थ्रू से आपको सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज मिलता चला जाएगा। आप लोग तैयारी करें, और कल से यानी कि दूसरे चैनल से हम लोग शुरू करेंगे, दूसरे चैप्टर वाइज मैथमेटिक्स से शुरू करेंगे। मैथमेटिक्स में भी थ्योरी और न्यूमेरिकल से चलेंगे और तभी हमें सक्सेस मिलेगा। और आप देखना कि जैसे मैं तैयारी करूंगा आपको MCQ इतना छोटा नजर आएगा कि आप तैयारी कंप्लीट कर लोगे। थैंक यू।